नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। स्वागत है आपका न्यूज़ टाइम और एसएस न्यूज़ के साइमलकास्ट कार्यक्रम के अंदर। दोस्तों, 5 पीएम डिबेट के अंदर आज हम जिस विषय के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं, वो विषय है भारतीय जनता पार्टी की जो पैठ है, वो उत्तर भारत के जो प्रदेश हैं या क्षेत्र हैं, वहां पर ज़्यादा है अपेक्षाकृत दक्षिण और पूर्व भारत के राज्यों की तरफ। ऐसा क्यों है कि दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी बहुत कोशिश कर रही है कि वहाँ पैर जमा ले। कर्नाटक में तो पैर जमे हैं, तेलंगाना में धीरे-धीरे लगता है कि कुछ सीटें हासिल करने में कामयाब हुई है, लेकिन तमिलनाडु, केरल ये ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर कि अभी तक उनको अपेक्षित कोई भी कामयाबी नहीं मिली है। इसके अलावा जो ईस्टर्न इंडिया है, उड़ीसा और बंगाल का, वहाँ भी अपेक्षित सफलताएँ उन्हें प्राप्त नहीं हुई हैं, जिस किस्म की सफलताएँ उन्हें उत्तर भारत में मिली हैं। पश्चिम भारत एक मिक्स सिग्नल देता रहा है, जहाँ पर गुजरात पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के अंडर में है, लेकिन महाराष्ट्र पूरी तरह से कभी भी बीजेपी के साथ नहीं गया। हमेशा कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना और कुछ और एनसीपी वगैरह में इनमें बटा रहा है। तो एक तरह से कांग्रेस का बहुत बड़ा गढ़ भी रहा है, तो इतनी जल्दी वो छिटकता नहीं है वहाँ से। गणित तो थोड़ा अजीबो-गरीब है, लेकिन कुछ फ़र्क है। फ़र्क ये है कि जो साउथ के जो प्रदेश हैं, वो नॉर्थ के प्रदेशों से ज़्यादा समृद्ध हैं। लिटरेसी भी वहाँ पर ज़्यादा है। सोच और विचार भी थोड़े-से अलग हैं, खान-पान भी अलग है। इसके अलावा जो उनकी संस्कृति है, जो कि बेसिकली द्रविडियन संस्कृति है, वो भी उत्तर भारत की संस्कृति से थोड़ी-सी मुख्तलिफ भी है। थोड़ी नहीं, काफ़ी मुख्तलिफ है। तो उनकी सोच, उनके विचार और जिस ढंग से वो वोटिंग देने के लिए जब जाते हैं, निकलते हैं, तो उनके मन में क्या होता है? क्यों भारतीय जनता पार्टी के नेता उनको अपने पाले में लाने में कामयाब नहीं हुए, जैसे कि वो अन्य राज्यों में, उत्तर भारत में या पश्चिम भारत के 1-2 राज्यों में कामयाब हो जाते हैं? अ, इसके अंदर बहुत सारे प्रश्न छुपे हुए हैं। आज उन्हीं प्रश्नों के उत्तर ढूँढने के लिए हम यहाँ पर आपके सामने इस डिबेट को लेके आए हैं और हमारे साथ मौजूद हैं 3 बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार, विश्लेषक। आलोक जी, वरिष्ठ पत्रकार, आपका स्वागत है। नेहा शुक्ला जी, असिस्टेंट एडिटर हैं जस्ट टीवी, जो कि एनआरआईज़ को कैटर करते हैं अमेरिका और कनाडा में और खुद एक बेहतरीन विश्लेषक हैं, आपका भी स्वागत है। और डॉक्टर अनिल जैन जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं, पत्रकार भी हैं, आपका भी सर बहुत-बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आलोक जी आपके पास ही आता हूँ। अ, ऐसा लगता है कि कभी-कभी 2 भारत हैं, एक विंध्याचल के ऊपर और एक विंध्याचल के नीचे। ज्योग्राफिकली भी थोड़ा-सा वो डिवाइड आ ही जाता है। सोच, विचार, भाषा, खान-पान, संस्कृति, संस्कार, बहुत सारी चीज़ों में मुख्तलिफ हैं दोनों के दोनों और वोटिंग के पैटर्न्स में भी मुख्तलिफ हैं। भाजपा की पैठ क्यों नहीं बन पाई है उन राज्यों में? आपके विचार, आपकी ऑब्जर्वेशंस। भारत की राजनीति में अगर देखा जाए तो द्रविड़ आंदोलन की बड़ी प्रमुख भूमिका रही है। अब याद करिए कि 1960 के दशक में ही 60 के दशक में ही द्रविड़ आंदोलन काफी आगे आ गया था। इसको और आसान शब्दों में कहें तो पिछड़े वर्ग के हाथ में राजनीति का केंद्र आ गया था। वो तब से वो राजनीति में प्रभावकारी होते चले गए हैं। उत्तर भारत की अगर आप जहां तक बात करें तो ये मंडल कमीशन से चालू हुआ और काफी 80 के दशक में ये सारी चीजें चालू हुई। तो ये 20 वर्ष तो पहले ही हमसे एडवांस। अब जहां तक हमको भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो अभी तक ये थोड़ी सी संभ्रांत और ये उच्च वर्ग की सवर्णों की पार्टी मानी जाती आई है। दक्षिण भारत के साथ में यही दिक्कत आ रही है। दक्षिण भारत में सब पिछड़ी राजनीति हावी है और उसी में जो पिछड़े वर्ग के नेता हैं उनकी उन्हीं के हाथ में लगभग पूरी तरह कमान है। अपवाद के तौर पर एक दो नेता को अगर आप छोड़ दीजिए तमिलनाडु के, तो ज्यादातर सब उन्हीं के ही हाथ में है और वो जो पिछड़ा वर्ग से आते हैं। तीसरा जो मुझे एक महत्वपूर्ण कारण लगता है कि जो द्रविड़ है वो अपनी संस्कृति उनकी अक्षुण्ण रही है। उन्होंने कभी कोई हमले नहीं झेले हैं, ना कोई विदेशी आक्रांता वहां पे आए हैं। तो उनका सोच का एक तरीका अलग है, उनकी संस्कृति एक अलग है। संस्कृति में काफी गहरी पैठ है उनकी। मतलब अगर भारतीयता की अगर आप बात करें तो भारतीयता में भी फर्क है। उत्तर भारत की भारतीयता और दक्षिण भारत की भारतीयता में फर्क है, संस्कृति में फर्क है। तो ये सारे फर्क उनको एक भारतीय जनता पार्टी को मुफीद नहीं बैठते हैं।
और जहां तक भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए कि वो दक्षिण में पैर जमाने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे को याद है, मुझे कुछ ही साल हुए थे पत्रकारिता में, करीब शायद 86 या 87 का मामला था। विजयवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी की एक कार्यकारिणी की बैठक हुई थी। आप ताज्जुब करेंगे कि सारे के सारे उत्तर भारत के नेता वहां पे थे। वहां पे दक्षिण भारत के उस, मैं 86 87 वाली कार्यकारिणी की बात में बात कर रहा हूँ। तब आज के दौर के तरीके से उसमें उतना नहीं था कि कोई कार्यकारिणी की बैठक में जा नहीं सकता, घुस नहीं सकता, बाहर खड़े होकर के सुन भी लेते थे कि क्या बातें हो रही है। इधर ये 2 दशक से तो ऐसा हो गया कि आप झांक भी नहीं सकते। तो लेकिन पहले ऐसा नहीं था, आप किनारे खड़े होकर के सब सुन लेते थे, लेकिन बातें भी सब हो जाती थी। उस समय भी कोशिश तब से है, आप सोचिए 86 87 से जबरदस्त कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दक्षिण में नहीं आ पाए। तो एक वजह तो है कि एक सोच, एक चीज और है, दक्षिण की राजनीति में अगर एक देखा जाए तो एक चमत्कार वाला भाव है। वो अपने नेताओं को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, बिल्कुल एक मतलब भगवान के तौर पर मान लेते हैं। चाहे आप एमजीआर को ले लीजिए, चाहे तमिलनाडु करुणानिधि को ले लीजिए, चाहे आप इधर एनटीआर को ले लीजिए, एनटीआर जूनियर नहीं सीनियर वाले। तो वहां पर एक इस तरीके का एक आभा मंडल भी था, जबरदस्त प्यार। तो वो उत्तर भारत में नहीं पनप पाया। उत्तर भारत में राजनीति थी, राजनीति सवर्णों के हाथ में थी। आप याद करिए, उत्तर प्रदेश उत्तर भारत का सबसे बड़ा सूबा है। यहाँ पर राजनीति पूरे तरीके से मायावती से पहले अगर आप याद करिए तो सब ब्राह्मणों के हाथ में ही थे। सारे मुख्यमंत्री वही क्यों थे, केवल एक गुप्ता जी को छोड़कर सारे के सारे सब ब्राह्मण थे। राजनीति की केंद्रीय ब्राह्मण था, लेकिन दक्षिण में नहीं था। आप आरएसएस की अगर आप बात करिए तो आरएसएस में अगर रज्जू भैया को अगर छोड़ दिया जाए तो रज्जू भैया के अलावा तो सारे ब्राह्मण थे, और रज्जू भैया भी सवर्ण है, वो भी राजपूत थे। तो ये एक फर्क रहा है, मुझे लगता है कि शायद इसीलिए उनका उतना जुड़ाव नहीं हो पाया कभी भी। दिनेश जी।